हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। इसका नाम है जज़्बा जंक्शन। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से डिप्लोमा वाले के लिए, 10th वालों के लिए और 12th वालों के लिए बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जो आप कम एज में काफ़ी अच्छा सैलरी आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो इसका चलिए क्या-क्या स्टेप है, क्या-क्या इसको अप्लाई करने का फ़ी होने वाला है, क्या-क्या एज लिमिट होने वाला है, क्या आपका क्वालिफ़िकेशन होने वाला है, तो इस वीडियो में सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो अगर हम बताएँ कि किस-किस पोस्ट के लिए ये निकला है, तो ये 3 पोस्ट के लिए फॉर्म निकला है। जनरल ड्यूटी नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच नाविक और यांत्रिक के लिए 3 चीज़ के लिए ये फॉर्म निकला है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या-क्या प्रोसीजर है। तो इसका सबसे पहला जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होने वाला है, तो आप इंडियन मेल होने चाहिए। ये सिर्फ़ मेल के लिए है, फीमेल के लिए रिक्रूटमेंट नहीं है। तो सिर्फ़ मेल इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका 3 पोस्ट के निकला है नाविक के लिए, नाविक फॉर जनरल ड्यूटी, नाविक फॉर डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक के लिए। तो चलिए हम बताते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है। तो अगर आप 10th क्वालीफाई किए हैं तो और आपका जो जहाँ से आप 10th क्वालीफाई किए वो COBSE मतलब कि काउंसिल्स ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये रिकॉग्नाइज्ड है आपका स्कूल, तो आप नाविक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास है तब भी आप नाविक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास है, कोई जो रिकॉग्नाइज़ जो आप जहाँ से आप 12th पास है वो रिकॉग्नाइज्ड हो काउंसिल्स ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, तो आप इस 12th का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं, 10th पास है तो आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास है तो जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th किया है और 10th के तुरंत बाद आपने डिप्लोमा कर लिया है, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या टेलीकम्युनिकेशन से और वो डिप्लोमा 3 साल का है या फिर 4 साल का है, तो आप यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10th भी किया है, 12th भी किया है और डिप्लोमा भी किया है, तो वो डिप्लोमा अगर 2 साल का भी है तब भी चलेगा और वो अगर 3 साल का भी है, तब भी चलेगा। लेकिन वो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए एंड टेलीकम्युनिकेशन में वो डिप्लोमा होना चाहिए। तब भी इस यांत्रिक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ये डिप्लोमा जो आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, वो किस-किस ब्रांच में और अगर होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तब भी चलेगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल। उसी तरह से देख सकते हैं हम, इसमें आप अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ऐज की बात करें कि ऐज क्या रहने वाला है, तो इसका ऐज आपका मिनिमम 18 इयर्स से होकर के मैक्सिमम 22 इयर्स तक होना चाहिए। इसका ऐज अगर 1 मई 2002 से लेकर के आप 30 अप्रैल 2006 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे अगर पहले है, 1 मई 2002 से पहले है और या फिर 30 अप्रैल 2006 के बाद का आपकी पैदाइश है, तो इस तीनों पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप SC/ST में हैं, तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ये काफ़ी अच्छा है और 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपको OBC अगर हैं, तो आपको ये रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें कि वैकेंसीज़ कितना है, तो अगर हम जनरल ड्यूटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जनरल के लिए है 104, ईडब्ल्यूएस के लिए 27, ओबीसी के लिए 52, SC/ST तो टोटल पोस्ट 260 है। उसी तरह अगर डिप्लोमा वालों के लिए बात करें, तो मैकेनिकल के लिए 25 है सीट्स, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 20 सीट्स हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए 15 सीट्स हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जनरल के लिए 6 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट्स है एंड ओबीसी के लिए 5 सीट्स हैं, SC/ST एंड आप देख सकते हैं ऐसे मेंशन है। कि आप ये वैकेंसीज़ आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकती है। अगर मान लीजिए आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, आपने जो आपका जो सिलेक्शन है वो सब कुछ अचीव कर लेते हैं, वैकेंसीज़ ऊपर-नीचे भी हो सकता है, वैकेंसीज़ बढ़ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 से 16 भी हो सकता है। आप अगर SC/ST में, ओबीसी में आपके लिए मान लीजिए रिज़र्व हो गया सीट, तो भी आप अप्लाई करें क्योंकि वो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से वो आपको सिलेक्ट कर भी सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये 4 स्टेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4। 4 स्टेज में इसका परफॉर्मेंस होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं कि हर एक स्टेज में क्या-क्या परफॉर्मेंस क्या-क्या फॉर्मेलिटीज़ होने वाला है।
आपका स्टेज 1 में सबसे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आपका जब एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है स्टेज 1 में। वो सबसे पहले वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई कर जो आपने अप्लाई किया है, उससे आपका जो एग्ज़ाम देने सेंटर पहुँचे, तो वो आपको सबसे पहले वेरीफ़ाई करेंगे वैलिड ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, या तो पैन कार्ड होना चाहिए, या फिर आधार कार्ड होना चाहिए, या वोटर आईडी आधार होना चाहिए, पैन होना चाहिए, वोटर होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी चलेगा, लेकिन ये ओरिजिनल आपके पास हाथ में होना चाहिए। एक कलरफुल प्रिंट आउट एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपका, जो आपने अपलोड किया था। आप जो अपलोड किए हैं एप्लीकेशन में, वो ही ले जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो बोल भी अपलोड ऑन दी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन पे आपने अपलोड किया, वो सेम चीज़ ले जाना। तो ये हो गया स्टेज 1 में जब एग्ज़ाम देने जाएँगे, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करेंगे। तो जब कंप्यूटर बेस्ड आप देने जाएँगे, तो उस वक़्त आपका ये वेरीफ़ाई होगा। उसके बाद एससी-एसटी है, तो 2 फ़ोटोग्राफ़ी ले आना है, सेल्फ अटेस्टेड एससी-एसटी की सर्टिफ़िकेट ले जाना है आपको, एंड आधार कार्ड ले जाना होगा। वेल जो भी ऊपर ले जाना, वो तो ले ही जाना है। उसके बाद आपको 2 कॉपी आपको एससी-एसटी का भी ले जाना है। एससी-एसटी सर्टिफ़िकेट का सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, एससी-एसटी सर्टिफ़िकेट। और उसके बाद आप जो भी टिकट फेयर लगा, उसको आप क्लेम भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के बाद आप स्टेज 1 का एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। अब स्टेज 1 की एग्ज़ामिनेशन में सिलेबस क्या रहने वाला है, कितना कट ऑफ जाने वाला है, उन सब के ऊपर स्टेज करेंगे। तो अगर 5 तरह के एग्ज़ाम होंगे, पहले नाविक के होंगे, डीबी पोस्ट के लिए, नाविक जीडी पोस्ट के लिए, फिर यांत्रिक इलेक्ट्रिकल या यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यांत्रिक मैकेनिकल। ये 5 तरह के एग्ज़ाम होंगे उस दिन। अगर हम बात करें कि यांत्रिक वालों के लिए जो डीबी पोस्ट के लिए देंगे, उसके लिए सिर्फ़ सेक्शन 1 के क्वेश्चन आएँगे, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन्स रहेंगे टोटल, जिसमें 45 मिनट देंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स मार्क्स 60 होंगे और क्वेश्चन 60 होंगे, जिसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछेंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन पूछेंगे, इंग्लिश 10 क्वेश्चन पूछेंगे, रीज़निंग 10 एंड जीके के 5 क्वेश्चन पूछेंगे। जीके 5 क्वेश्चन पूछेंगे। उसी तरह सेक्शन 2 में आपको 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, 50 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, टाइम 30 मिनट होने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होने वाले हैं। मैथ्स 25 एंड फिजिक्स 25 होने वाले हैं। उसी तरह सेक्शन 3 की बात करें तो 50 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, 30 मिनट देंगे, एंड 50 क्वेश्चन्स होंगे। अब 50 क्वेश्चन्स इलेक्ट्रिकल के ऊपर होंगे। सेक्शन 4 का बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, 30 मिनट, 50 मार्क्स एग्ज़ाम, 50 क्वेश्चन्स। उसके सेक्शन 5 की बात करें तो मैकेनिकल के 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसके ऊपर मार्क्स 50 होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा, टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चंस हो। उसके पीछे मैं ये रीज़न ये था सर बताने का कि यांत्रिक में सिर्फ सेक्शन 1 क्वेश्चन आएँगे, जिसके ऊपर ये जो सेक्शन 1 था, ये सिर्फ सेक्शन 1 यांत्रिक डीबी के लिए आएँगे, जिसमें 30 नंबर पासिंग मार्क्स होगा। मतलब कि 60 में से 30 आपको 60 में से 30 क्वेश्चन ठीक है, 60 मार्क्स में से 30 मार्क्स लाने होंगे आपको डीबी क्वालीफाई करने के लिए। उसके लिए अगर जीडी की बात करें, तो जीडी में आपको सेक्शन 1 के एग्ज़ाम तो होंगे। उसके बाद सेक्शन 2 के भी जो 50 क्वेश्चन्स थे, ये भी होंगे। मतलब इन दोनों में इंडिविजुअली इसमें सेक्शन 1 के 50 में से 60 में से 30 क्वेश्चन सही करने होंगे, और सेक्शन बी के 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही करने होंगे। इंडिविजुअली दोनों सेक्शन में अलग-अलग आपको मार्क्स लाने होंगे। पहले में मिनिमम नंबर 30 लाना होगा क्वालीफाई करने के लिए, और सेक्शन 2 में मिनिमम 20 क्वेश्चन सही करने होंगे 50 में से। तो इस तरह से आप इस एग्ज़ाम को मतलब कि आप क्वालीफाई कर सकते हैं। यांत्रिक अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें, या फिर जितने भी यांत्रिक पोस्ट है, तीनों के लिए आपको इंडिविजुअल जो भी कोड होगा, उसके ऊपर से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और टोटल नंबर 50 क्वेश्चन आए, उन सभी में आपको 20 नंबर लाने होंगे। 20 नंबर लाने होंगे 50 में से। और सेक्शन 1 एग्ज़ाम तीनों में होगा, सेक्शन 1 होना ही होना, उसके ऊपर सेक्शन 3 कोर इलेक्ट्रिकल पूछेंगे, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेंगे, एंड कोर मैकेनिकल पूछेंगे। उसी तरह आपको फर्स्ट स्टेज में 30 क्वेश्चन लाने होंगे, और सेकंड स्टेज में 20 क्वेश्चन लाने होंगे। इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए मिनिमम इतना लाना ही होगा आपको, लाना होगा। उसके नीचे है मेंशन है कि इस तरह से आप एग्ज़ाम 1 क्वालीफाई कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप अलग-अलग कैटेगरी से आते हैं, तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स कम हो जाएँगे। जैसे अगर आप एससी-एसटी के हैं, तो 27 में आपको क्वालीफाई हो जाएँगे। उसी तरह आप एससी-एसटी में तो 50 क्वेश्चन है, तो 17 में क्वालीफाई हो जाएँगे। तो एससी-एसटी के लिए अगर आप यांत्रिक के लिए तो 3 नंबर आपको कंसेशन मिल जाएगा। 3 नंबर अगर 17 पे ही क्वालीफाई अगर हो जाएँगे आप। उसके बाद हम बात करें स्टेज 2, अगर आप एग्ज़ाम 1 क्वालीफाई करते हैं, एग्ज़ाम 1 अगर आप अच्छा हाँ, एग्ज़ाम 1 में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं, उसमें 4 ऑप्शंस आएँगे। कैंडिडेट चूज़ द करेक्ट, उसमें 4 ऑप्शन आएँगे, चारों ऑप्शन में 1 ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा जो सही है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और उसके बाद आपको जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 जितनी भी सिलेबस है,
सेक्शन के सॉरी सेक्शन 1 2 3 4 5 जितने सेक्शन है उन सभी के आपके आईसीजी वेबसाइट पे सारा सिलेबस आपको डिटेल में मेंशन है। वहां आप जब मैं कैप डिस्क्रिप्शन में उसको डाल भी दूंगा जो सिलेबस है, और अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं सिलेबस को। अब अगर स्टेज 1 क्वालीफाई करते हैं तो आपको स्टेज 2 भेजा भेजा जाएगा। स्टेज 2 में क्या होगा कि आपको सबसे पहले ऐसे लोग आएँगे जो फर्स्ट राउंड में क्वालीफाई करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसमें वो लोग जो पासिंग मार्क्स ले जाते हैं उसके बाद वो उसको उनको स्टेज 2 के लिए अपॉइंट किया जाएगा, उनको ही सिर्फ एडमिट कार्ड इश्यू करेंगे वो। उनके बाद क्या होगा कि जब वो सेकंड स्टेज 2 के लिए उनको बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले असेसमेंट टेस्ट होगा। असेसमेंट टेस्ट में क्या होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने के बाद ओएमआर बेस्ड असेसमेंट टेस्ट करवाया। जब ये टेस्ट होगा तो 1 घंटे के बाद उनका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, और जिनका रिजल्ट अनाउंस होगा उनको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा कि 3 राउंड होगा। फर्स्ट राउंड में क्या करना होगा, आपको 1.6 किलोमीटर का दौड़ लगाना होगा जो 7 मिनट में उसको आपको कंप्लीट करना होगा। सेकंड क्या होने वाला है, 12 स्क्वाट अप करना होगा, मतलब उठा बैठे करना होगा, और 10 पुशअप करना होगा। जब आप इसमें भी क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब कि वो आपको स्टार्टिंग में जो भी मेडिकल फॉर्मेलिटीज होता है वो करवाएगा आपको। ये मैं सारा जो पीडीएफ वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। ये इनिशियल मेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन वो क्या क्या करवाएगा, आराम से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी स्टेज 2 में क्वालीफाई होगा उनको वो स्टेज 3 के लिए अपॉइंट करेंगे। अब जिन्होंने स्टेज 2 क्वालीफाई कर लिया उनको उनका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। उनका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा फॉर स्टेज 3। स्टेज 3 में अगर ये बोला जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा उनको वो अपॉइंट करेंगे। लेकिन एक केस बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए स्कोर जो स्कोर है उनमें दोनों का 2 बच्चे का स्कोर सेम हो तो वो किसको सिलेक्ट करें? तो वो उनको सिलेक्ट करें जिनका स्कोर सेक्शन 1 में जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उनको सिलेक्ट करेंगे, या फिर जिनका एज ओल्डर होगा उनको सिलेक्ट करेंगे वो। तो स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 3 में वो क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद फाइनल मेडिकल एट आईएनएस चिल्का, जो ये जो चिल्का जो ये जो फाइनल मेडिकल होगा आईएनएस चिल्का, जहाँ पर आपको वो ट्रेनिंग करवाएँगे वहीं उसका फाइनल मेडिकल वहाँ होगा। तो स्टेज 3 में क्या होने वाला है, स्टेज 3 में सबसे पहले वो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे कि आप फेल है या पास है। सारा डॉक्यूमेंट वो ओरिजिनल से मैच करेंगे, डुप्लीकेट जो आपने अपलोड किया था उनसे ओरिजिनल मार्कशीट वो बिल्कुल अपलोड करेंगे, और 21 अगस्त 2024 तक सारा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ जाना चाहिए, जो वैलिड होना चाहिए। एंड उसके बाद वो आपका जो आईएनएस चिल्का में जहाँ ट्रेनिंग होने वाला है आपका, वहाँ आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट वो करवाएँगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको, पुलिस वेरिफिकेशन करवा के जाना है, एंड उसके बाद जो भी एसोसिएट फॉर्म होने वाला उन सबको लेके जाना है विद एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ आप स्टेज 3 पे जाएँगे, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ले लेंगे, जो पुलिस वेरीफाई करेगा। उसके बाद जो भी एसोसिएट फॉर्म देंगे वो सभी फॉर्म को आपको लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। स्टेज 4 में क्या होगा, स्टेज 4 में जहाँ पे आपका ट्रेनिंग होने वाला है आईएनएस चिलकारे में, वहाँ आपको सारा जो स्टेज 3 में जो भी आप डॉक्यूमेंट दिए थे, उस सारा को वापस जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वहाँ जाके वेरीफाई करवाना है। तो ये स्टेज 4 जो होने वाला है, स्टेज 1, 2, 3, 4 4 स्टेज इनका होने वाला है। 1 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएँगे, हर में वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे आपका। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन डेट कल से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज 8 सितंबर से कल से स्टार्ट हो जाएगा, और इसको आप 22 सितंबर तक 5:30 बजे तक फिल कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप 22 से पहले इसको फॉर्म फिल कर लें। कि मेबी आखिरी दिन तक आने में सर्वर बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, तो इसलिए आप मेक श्योर कि 8 और 22 के बीच में इनको फिल कर लें। अब ये बोल रहे हैं कि 31 अगस्त 2024 तक आप जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर वैसा मेंशन करना जो 31 अगस्त 2024 तक एटलीस्ट वो वर्क करे। ऐसा ना हो कि स्टोरेज फुल हो जाए, मेल आना बंद हो जाए। तो मेक श्योर इन सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। और गाइडलाइन पढ़ने के लिए ये एक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा इस पीडीएफ को, यहाँ पर क्लिक करके बहुत अच्छे से अंदर जाके गाइडलाइन पढ़ सकते हैं कि अगर आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, आप मेल होने चाहिए, सब कुछ मेंशन अंदर डिटेल में आप जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सिर्फ़ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करें, यांत्रिक डीबी के लिए अप्लाई करें, या यांत्रिक जीडी के लिए अप्लाई करें, या फिर सॉरी नाविक जीडी के लिए अप्लाई करें, नाविक जीडी के लिए अप्लाई करें, या फिर यांत्रिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई, कोई एक ऐसा नहीं कि आप तीनों में अप्लाई कर दें। तो मेक श्योर दैट कि कोई एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें। उसके बाद डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट।
हर एक रिक्रूटमेंट के लिए आपको बोला हर एक स्टेज में आपको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट, ओके, हर एक स्टेज में अपलोड करना होगा। उसके बाद अब अच्छा अगर ये बोल रहा है स्टेज 1 में आपको क्या-क्या करना होगा, तो पासपोर्ट साइज़ फोटोकॉपी अपलोड करना होगा। उसके बाद कैंडिडेट साइन सिग्नेचर अपलोड करना होगा, थंब अपलोड करना होगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना होगा। उसके बाद एनओसी अगर आप मान लेंगे आप परसुइंग है किसी चीज़ में या फिर आईसीसी पर्सनल आईसीसी सिविलियन में सर्विंग है अभी, तो ये आपको एनओसी चाहिए होगा या सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। अगर आप स्टेज 1 में क्वालीफाई होते स्टेज 2 के लिए बुलाया तो आपको कौन-कौन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरह के एनओसीज़ अगर आप कहीं से भी कर रहे हैं तो एनओसीज़ हो चाहिए। अगर आप नाविक कैंडिडेट हैं स्टेज 2 के लिए तो आपको 12th का मार्कशीट सॉरी नाविक जीडी के लिए अगर हैं आप तो स्टेज 2 के लिए अपॉइंट किए गए तो 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेशन अपलोड ये सब अपलोड करना होगा आपको। अगर स्टेज 2 के लिए आपको यांत्रिक के लिए अपॉइंट किया गया है तो 12th का आपको अपलोड करना होगा अगर कंप्लीटेड है, अगर आप 10th वाले हैं तो फिर 10th का अपलोड कर दीजिएगा। मार्कशीट चाहिए होगा, डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप सीजीपीए कन्वर्ट परसेंटेज में सीजीपीए कन्वर्ट कुछ फार्मूला मार्कशीट मेंशन है तो उसका आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो ये सब सारा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। अब है कि एग्जामिनेशन फॉर्म इसको फिल करने के लिए क्या पेमेंट देना होगा, तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए जैसे आपको मैंने बताया कि 8 सितंबर से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और इस फॉर्म को 22 या 23 है, 22 या 23 था, 22 सितंबर 22 सितंबर से इसको फिल कर सकते हैं आप। तो 22 सितंबर तक इसको आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद हाँ, तो 22 सितंबर से इसको फिल करिएगा 5:30 बजे तक। उसका फिर अप्लाई करने का जो होने वाला पेमेंट वो 300 रुपये होने वाला है। और एक अगर एससी एसटी हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन सिटी वो आपको प्रेफ़रेंस के लिए 5 सिटी भेजेंगे, 5 सिटी आप प्रेफ़र कर सकते हैं आपको कहाँ-कहाँ वो सेंटर लेना है, बाई कंडीशन आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें एग्ज़ाम का तो 3 स्टेज होने वाला है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 है। स्टेज 4 में तो आपको डायरेक्ट अपॉइंट हो जाएगा। तो वहाँ जाके बस आपको फाइनल मेडिकल करवाना फाइनल वेरिफ़िकेशन करवाना होगा। तो स्टेज 1 का आपको मिड मिड एंड में दिसंबर के मिड एंड में हो सकता है, स्टेज 2 जनवरी के मिड एंड में हो सकता है और स्टेज 3 मई के मिड एंड में या फिर अर्ली में भी हो सकता है ये। रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे वो सारा चीज़ मेंशन है यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ईच स्टेज हर एक स्टेज में कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, कौन-कौन सा ले जाना है, सब कुछ यहाँ मेंशन है। तो आप थोड़ा-सा इसको अप्लाई करने से पहले आप अच्छा मेडिकल फिटनेस मेडिकल स्टैंडर्ड आपको क्या हाइट क्या होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, आपका चेस्ट क्या कितना होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, हेयरिंग पावर क्या होना चाहिए। तो ये सब यहाँ मेंशन है कि अगर हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप असम के हैं, नागालैंड के, मिज़ोरम के हैं, मेघालय के हैं, अरुणाचल के हैं या मणिपुर, सिक्किम इन सब के हैं तो 5 सेंटीमीटर कम भी है तो चलेगा और अगर आप लक्षद्वीप के हैं तो 2 सेंटीमीटर रिड्यूस भी अगर है तो चलेगा। चेस्ट का अगर बात करें तो जो भी शुड बी वेल प्रोपोर्शनल होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसिव होगा तो चलेगा। वेट के हिसाब हाइट के हिसाब से वेट मेजरमेंट किया जाएगा। अगर 10% अप डाउन होगा तो भी चलेगा और हियरिंग पावर नॉर्मल होना चाहिए। कोई टैटू बिल्कुल नहीं होना चाहिए शरीर पे, नॉट बी परमिटेड पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो वो आपको एंड ऑफ अप्रैल में और अर्ली में वो आपको आईएनए चिल्का में आपको अपॉइंट कर देंगे। अगर आप स्टेज 1 टू 3 क्वालीफाई करते हैं तो वो आपको अप्रैल अप्रैल के एंड तक वो आपको आईएनए चिल्का में वो ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट करवा देंगे। और ये यहाँ बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, वो थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा आप कि कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होना चाहिए, कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ तो इम्पोर्टेंट भी है, जस्ट एज़ अ स्टूडेंट आप होना भी नहीं चाहिए। तो इन चीज़ का ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।